प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और डिफॉर्मिटीज से भारत में 6 से 10% बच्चे स्पेशली एबल पैदा होते हैं। ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन वजहों से स्पेशली एबल बच्चे पैदा होते हैं और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। प्रेगनेंसी में माँ की उम्र सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर माँ की उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम होती है तो ऐसी स्थिति में स्पेशली एबल बच्चे की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल के समय में शुगर, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर आम बीमारी बन चुके हैं। लेकिन इन बीमारियों के रहते अगर महिला गर्भ धारण करती है तो उसका बच्चे पर काफी असर पड़ता है और वो स्पेशली एबल्ड हो सकता है। शराब और सिगरेट दोनों ही बच्चे के मानसिक रूप से विकलांग होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। माँ के शरीर में अल्कोहल का जाना और धूम्रपान से फेफड़ों पर पड़ने वाला दबाव बच्चे को प्रभावित करता है, जिससे बच्चा असामान्य भी पैदा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी कारण माँ को चोट लग जाती है तो इससे भी बच्चा मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। इस दौरान बच्चे के शरीर में बाहरी ऑक्सीजन का जाना जरूरी होता है और तभी उसके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इन सब समस्याओं के क्या उपाय हो सकते हैं और प्रीमेच्योर बेबी की देखभाल कैसे की जाए, ये सब जानना जरूरी है, जिससे बच्चे का जीवन स्वस्थ और खुशहाल हो पाए। आज के हेल्थलाइन में आपका स्वागत है। हर साल लाखों बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि प्रेगनेंसी को हेल्दी तरीके से निभाते हुए बच्चा डिलीवर करना बहुत आसान है, पर असल में सबके लिए ऐसा नहीं होता। हर प्रेगनेंसी अलग होती है और हर एक के अपने रिस्क होते हैं, जिनमें प्रेग्नेंट औरत की उम्र, उसका स्वास्थ्य और सोशल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किन बातों का ध्यान एक प्रेग्नेंट महिला को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद रखना चाहिए और कैसे करनी चाहिए नवजात शिशु की देखभाल, हम जानेंगे डॉक्टर नीरज कुमार से। डॉक्टर नीरज कुमार चंडीगढ़ के जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं और 44 सेक्टर में चैतन्य हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा भी गया है। वेलकम टू द शो डॉक्टर नीरज। थैंक यू। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेफ और अनसेफ प्रेगनेंसी क्या होती है। बेसिकली जैसे हमें पता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी नेचर का सबसे बड़ा करिश्मा है। बिल्कुल। एंड एक ऐसा गिफ्ट है जो कोई भी कंपैरिजन नहीं जी। एक नेचुरल चीज है जी। बट ये भी माना जाता है कि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो एक इंसान के लिए उसकी सबसे मुश्किल जर्नी है, सबसे रिस्की। वो जो 9 मिनट का पैसेज है वो सबसे रिस्की जर्नी है थ्रू आउट लाइफ की। जी। तो हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है एंड उसमें मदर के कुछ फैक्टर्स और बच्चे के कुछ फैक्टर्स हैं। पर हम ये भी कहते हैं ना कि मदर के लिए एक सेकंड लाइफ जैसा रहता है। यस, मदर के लिए सेकंड लाइफ है क्योंकि प्रोसेस इतना रिस्की है। और जो बच्चा डिलीवर हुआ है वो भी सब ठीक ठाक रहे बच्चा, उसके वो भी एक सेफ मदरहुड का, सेफ पेरेंटहुड का फैक्टर है इसमें। डॉक्टर नीरज, ऐसे कुछ कारण हैं जिनके करके हम कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी में? हाँ, ये इनको हाई रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है जी। ये मदर के रिलेटेड भी हो सकते हैं जो डिलीवरी से पहले फैक्टर्स हैं और ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम भी हो सकते हैं। ओके, पहले के क्या हैं? हाँ, तो जो पहले के हैं उसमें अगर हम मदर की एज से शुरू करें तो लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज एंड मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, ये स्पेसिफिकली इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। मदर की अगर हाइट लेस देन 145 सेंटीमीटर्स हो, हाइट भी मैटर करती है? बिकॉज हाइट के हिसाब से पेल्विस का साइज होता है जिससे डिलीवरी होनी है तो उसका साइज छोटा रहता है। मदर में कुछ अगर इलनेसेस हो, जैसे शुगर की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, खून की कमी है, तो नेचुरली हाई रिस्क डिलीवरी हो जाती है। फिर मदर की प्रीवियस डिलीवरी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस या मदर को हुई हो या बेबी को हुई हो तो वो भी एक स्पेशल फैक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद जब मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स कैच हो जाते हैं, जैसे प्लासेंटा की पोजीशन जो है अगर लो लाइंग हो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांस होते हैं। बेबी की पोजीशन अंदर क्या है उससे पता लगता है। अगर वो तो चेंज होती रहती है, वो चेंज होती रहती है बट आफ्टर अबाउट 32-34 वीक्स जो लास्ट टाइम में, फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होती। फिर अगर डबल ट्विन प्रेगनेंसी हो, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर कैच कर सकती हैं, जैसे कि या उस समय डायग्नोज होती हैं। जैसे शुगर की बीमारी है, पहले नहीं थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, जेस्टेशन डायबिटीज उसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले नहीं थी, अब डेवलप हो जाती है। तो इन चीजों की मॉनिटरिंग इसीलिए करते रहते हैं कि अगर कैच हो तो हमें सफिशिएंट प्रिकॉशंस लेनी है। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं,
जैसे अगर टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है या टाइम के बाद डिलीवरी हो रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्री मैच्योर या पोस्ट मैच्योर। ओके, 42 वीक से ऊपर हो तो पोस्ट मैच्योर, 37 वीक से पहले हो तो प्री मैच्योर। तो पोस्ट मैच्योर के क्या फैक्टर्स होते हैं? पोस्ट मैच्योर के फैक्टर्स होते हैं जहां पे मदर की एज बड़ी हो, तो उसमें टाइमली पेन नहीं स्टार्ट होते, एंड 41 वीक्स के बाद प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई बच्चे को मिलनी है वो कम हो जाती है। Okay. तो इसलिए पोस्ट मैच्योर बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशंस के चांस हो जाते हैं। इसी तरह बेबी के वेट के ऊपर डिपेंड है, लो वेट बेबी हो जिसको कह देते हैं स्पेशली लेस देन 2 kg, या लार्ज फॉर डेट बेबी हो यानी अराउंड 4 kg से ऊपर, उनमें भी कॉम्प्लिकेशन के चांस होते हैं। तो ये हम जो कॉम्प्लिकेशंस बोल रहे हैं, ये कैसे कॉम्प्लिकेशंस है? मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं दोनों है, दोनों तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल केस पे और हर इंडिविजुअल सिचुएशन पे। वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। फिर है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या फैक्टर्स रिस्क के होते हैं। एक होता है अगर लीकेज, जो पानी पड़ना है वो अगर 24 आवर से ज्यादा हो जाए, बिकॉज जो मेम्ब्रेन्स हैं बच्चे के आसपास वो उसको बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रखती हैं। एक बार लीकेज शुरू होगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। मदर को फीवर हो जाए, मदर को कोई इन्फेक्शन हो उस दौरान, तो वो भी बच्चे में आ सकती है और बच्चे को नॉर्मल फीवर भी, मतलब जो कॉमनली बुखार हो जाता है, देखना पड़ेगा कि उस समय रीजन क्या है। बट एनी फीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो हाई रिस्क फैक्टर बन जाता है। Okay. फिर हमने सुना होगा मेकोनियम स्टेनिंग ऑफ लाइकर, यानी अगर बच्चा मदर के अंदर ही पॉटी पास कर दे, हाँ जी, तो वो उससे काफी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाते हैं, बिकॉज वो जो पॉटी है वो बच्चा लंग्स में ले जाके निमोनिया टाइप कंडीशन हो जाती है। फिर हम जो डिलीवरी के टाइम में बेबी की मॉनिटरिंग करते हैं, डिलीवरी से पहले बेबी के हार्ट की, उससे हमें पता लगता है कि अंदर अगर बच्चे को कोई डिस्ट्रेस का फैक्टर हो रहा हो तो हार्ट रेट कम या ज्यादा हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि अब हमें डिलीवरी जल्दी करनी चाहिए, बच्चा अंदर सही सलामत नहीं है जी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हाई रिस्क फैक्टर्स में काउंट होते हैं। तो इनसे कॉम्प्लिकेशंस, जो रिजल्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है, एक तो है कि लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्वियसली है। तो इससे कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे स्पेशली एबल्ड जैसे हम कहते हैं वैसे पैदा होते हैं, तो उसके रीजंस क्या होते हैं? स्पेशली एबल्ड जो है, जिसको हम थोड़ा मेंटली चैलेंज कह सकते हैं, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा हुआ जिसने ब्रेन पे असर किया। मेंटल की हम बात कर रहे हैं तो ब्रेन पे असर किया। अब ब्रेन पे असर जो है वो कई बार तो इन फैक्टर्स की वजह से होता है, बट कई बार ब्रेन की बनावट भी ऐसे हो सकती है। ठीक है ना, तो स्पेशली इसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर बच्चा प्री मैच्योर रहा हो तो उसमें कई बार चांस हो जाते हैं। प्री मैच्योर एक तो होता है 37-36 वीक, जिसमें चांस इस प्रॉब्लम के कम होते हैं, बट ग्रॉस प्री मैच्योरिटी 32 वीक से पहले जो हो गए। सेकंड है अगर बच्चे ने उस समय जब डिलीवरी हुई तो क्राई नहीं किया। अब हमें पता है बहुत जरूरी है बिकॉज उसी से उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन मिलनी शुरू होती है। डिलीवरी से पहले तो उसको मदर के ब्लड से ऑक्सीजन मिल रही थी, अब वो कट ऑफ हो गई, तो बच्चे को अपना ब्रीदिंग करना है। हमें पता है कि हम 1 मिनट भी सांस नहीं रोक सकते बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए बेबी का इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी सांस लेना स्टार्ट होना जरूरी होता है। तो वो किसी भी फैक्टर से ना ले, और अगर उस समय उसको केयर ना मिले तो कुछ एक सेकंड भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ब्रेन पे असर कर सकता है। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है आपके पास कि एक बेबी डिलीवर हुआ उसके और उसके क्राई करने के बीच? एक्चुअली तो हम वेट नहीं करते, यानी कि पीडियाट्रिशियन जो है आइडियली हर डिलीवरी में अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे ही हमें ऑब्स्टेट्रिशियन डिलीवरी करके बेबी को पकड़ाते हैं पीडियाट्रिशियन को, हम उसको एकदम से असेस करते हैं, उसके कलर को, उसके हार्ट रेट को, उसके ब्रीदिंग को, उसकी एक्टिविटी को, और उसी समय उसको जो भी हमें कंसर्न एक्शन करना होता है। कई बार तो सिंपल स्टिमुलेशन से हो जाता है, बट कई बार अगर बच्चा ज्यादा डिप्रेस्ड हो तो हमें इक्विपमेंट के थ्रू भी ब्रीदिंग स्टार्ट करनी पड़ सकती है। तो उसमें हम वेट नहीं करते, अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं, सो दैट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, चाहे बच्चा अपने आप चाहे हम इक्विपमेंट से, बट ब्रीदिंग स्टार्ट करवाते हैं उसकी। ठीक है, और ये सेम रहता है प्रीमेच्योर बेबीज के लिए भी और नॉर्मल डिलीवरी? मैनेजमेंट ऑफ क्राइंग करवाना तो सेम है, बट ऑफ कोर्स हमें पता होता है कि प्रीमेच्योर है तो उसमें प्रॉब्लम्स के ज्यादा चांस हैं। उनको प्रेशर्स कितना देना है, अगर हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, बट ब्रॉड कॉन्सेप्ट वही है। और कुछ और डिफॉर्मिटीज हैं जो अनफॉर्चुनेटली हो सकती है बच्चे में, तो उनको हम कैसे और कब करते हैं मॉनिटर? वो डिपेंड करेगा कि हम किस बात, कुछ हैं एबनॉर्मेलिटीज जो हम बर्थ के टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज सिर का साइज बड़ा है, सिर का साइज छोटा है,
हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स तो सामने आ सकती जैसे हैं। कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके हार्ट में होल होते वही हैं। तो है ना, हार्ट की, बट सभी होल वाले बच्चे आप इमीडिएटली नहीं उस समय आइडेंटिफाई कर सकते, बाद में भी सामने आती है प्रॉब्लम। फिर बॉडी का कोई भी पार्ट ना बना हो, हम डिस्कस करें तो बहुत ग्रॉस चीजें हाँ भी जी, होती हैं हाँ जिनके जी। चांसेस कम होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम उस समय कैच हो सकती जी। हैं। कुछ हैं जो बाद में सामने आती है। बाद में जैसे, हाँ, कितना टाइम पीरियड? ये हर बीमारी का अलग अलग है। Okay. जैसे हार्ट की तो होल देयर मस्ट बी सम थिंग्स जो हम मतलब वॉच आउट करते हैं एज अ रूल yes. और एज अ जो हम इमीडिएटली तो बच्चे का चेकअप करते हैं, उसमें ऊपर से नीचे तक सिस्टम वाइज सारा चेक करते हैं, और उसके बाद भी जब उसको हम डिस्चार्ज करते हैं 2 दिन के बाद, उसको वापस बुलाते हैं 4-5 दिन के बाद, जी। तो हर चेकअप में डिस्चार्ज के टाइम पर भी और उसके बाद भी जब बुलाते हैं, वी ऑलवेज गो थ्रू होल सिस्टम। ओके। एंड साथ में पेरेंट्स से हम इंफॉर्मेशन लेते रहते बिल्कुल। हैं कि क्या बिहेवियर बच्चे का चल रहा है, फीडिंग कैसे चल रही है, बिकॉज उससे भी हमें जेंटल इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि क्या हमें कोई डिजीज सोचनी है। एंड आई थिंक फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है कि बच्चा फीड कैसे ले रहा है, Yes. उससे उसकी हेल्थ का Yes. सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। एब्सोल्युटली, फीड कैसे ले रहा है, यूरिन पास करना, मोशन को पास करना, और फिर जब अराउंड 6-8 वीक्स पे, 1-2 महीने पे बच्चे के रिस्पॉन्सेज शुरू हो जाते हैं, आंख मिलाना, स्माइल करना, उन सब चीजों से फिर धीरे धीरे से बड़ा होता है, बैठना, टर्न करना, अलग अलग माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते तो होल इन द हार्ट जैसे अभी हम बात कर रहे थे, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाउ मतलब एक पेरेंट को कैसे पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है ऐसी सी? हैं। जरूरी नहीं कि पता लगे, बिकॉज अगर मदर आइडेंटिफाई कर सके, यानी वो सिम्टम्स आने लग जाएं, तो दैट मीन्स वो एक सीरियस सिचुएशन है। ओके। सिम्टम्स कब आएंगे? अगर होल की वजह से हार्ट की फंक्शनिंग में इफेक्ट हो गया, तभी सिम्टम्स आएंगे। जी, अगर वो बिल्कुल। साइलेंट होल है, हार्ट को फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मदर आइडेंटिफाई नहीं करेगी। बट हम लोग जब स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो एक अलग सी आवाज आती है, Okay. जिसको हम मरमर कह देते हैं। हाँ जी जी कुछ तो मरमर से हम सस्पेक्ट करते हैं होल है, जी। बट ये जरूरी नहीं है कि हर होल मरमर प्रोड्यूस करे या हर मरमर एक डिजीज वाला होल हो। कुछ फंक्शनल मरमर्स भी होते हैं जो अपने आप ही कुछ दिनों में सबसाइड कर जाते हैं। ठीक है। तो कई बार तो बहुत छोटी सी चीज हो तो हम पेरेंट्स को टेंस ना करने के लिए डिस्कस भी नहीं करते, जी। अपनी नोट बना लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, और एक अप्रोप्रिएट स्टेज पे उनको बताते हैं कि अगर हमें अब कंफर्म करने की जरूरत है या नहीं, और कंफर्मेशन के लिए एको टेस्ट होता है हार्ट का, ईसीजी, एक्सरे होते हैं, जिसको आप अकॉर्डिंगली करते हैं। ये तो हुई दिल की बात। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम मानते हैं वो है ब्रेन। Brain, हाँ। तो ब्रेन नॉर्मल है, Yes. सब ठीक ठाक है, Yes. उसको कैसे हम करते हैं आइडेंटिफाई? बर्थ के टाइम पर तो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे के, और जो हेड का साइज है उससे हम ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अगेन 100% नहीं। ऑब्वियसली। उसके बाद फिर जब हम हर बार बच्चे को चेक करते जी। हैं तो उस समय एज रिलेटेड जो एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सेज हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम देखते भी हैं, और पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन भी लेते जी। रहते हैं। हेड का साइज मॉनिटर करते हैं, जिससे अंदर की ब्रेन ग्रोथ का आइडिया लगता है। तभी वो एक मेजरिंग टेप के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कई बार जल्दी ओपीडी बिजी हो तो कई बार मिस भी कर जाते हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई कि एक रिकॉर्ड उसका रहे, सो दैट अर्ली स्टेज ऑफ प्रॉब्लम हो तो हम उसको आइडेंटिफाई और अकॉर्डिंगली ट्रीट